हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का जो है आगे बढ़ते हैं क्लास। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट क्लास आप लोगों को बताया था, उसमें हम लोग हिमालय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जो है दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। दूसरा जो है आपका कौन सा है, तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। हमने आप क्लास में जब फर्स्ट क्लास में बताया था कि भारत को भौतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से या फिजिकली रूप से 6 भागों में बांटा गया है। उसी में जो है आपका ये जो है आज दूसरा पार्ट है, और दूसरा पार्ट का जो नाम है वो आपका है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। जो आपका दक्षिण भारत का क्षेत्र है वो आपका एक प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो स्थल 3 तरफ से जो है जल से घिरा हो, एक तरफ स्थल से लगा हो, उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो भारत का ये प्रायद्वीप है, और चूंकि यह पठारी क्षेत्र है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो जब भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की हम लोग बात करते हैं तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार को याद रखिएगा, हमें 2 पार्ट में पढ़ना होता है। प्रायद्वीपीय जो आपका भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहां पर पठार भी पाया जाता है, और वहां पर आपका जो है पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। तो जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है उसमें हमें पठार के बारे में भी पढ़ना होता है और पहाड़ियों के बारे में पढ़ना होता है। आप लोगों ने सुना होगा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है, उसमें नीलगिरी, अन्नामलाई, उसमें बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। उनकी अपनी क्या विशेषता, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं, तो हमें इसको भी देखना है, पहाड़ी को भी। लेकिन सबसे पहले हम लोग पठार को देखेंगे और फिर हम लोग देन पहाड़ी को देखेंगे, और पहाड़ी को हम डिटेल में बताएंगे कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है, कहाँ पर है, बिल्कुल मैप के थ्रू बताएंगे। तो बिल्कुल आपके दिमाग में वो बातें बैठेंगी और आपको चीज़ें याद होगा। ठीक है, अब हम प्रायद्वीपीय भारतीय पठार की अगर हम देखते हैं तो पठार को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम बना दिया गया है, पहले आप इसको नोट भी करते रहेंगे जिससे आपकी तैयारी लगातार होती रहे और आपका नोट्स भी बनता रहे। इसमें इस क्लास का कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे आप देखिएगा, बार बार देखेंगे तो आपके रिवीजन हो जाएगा और आपका प्रॉपर नोट्स बना रहेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय जो आपका पठार है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। भारत में प्रायद्वीपीय पठार में जो आपका क्षेत्र है उसमें 3 पठार सबसे प्रमुख हैं। पहला आपका है मध्यवर्ती उच्च भूमि, और इसको हम बिल्कुल एटलस के माध्यम से देखेंगे, हम आपको मैप के माध्यम से भी आपको हम समझाएंगे। इन सबसे पहले हमें यह देखना है कि भारत में कितने पठार शामिल हैं। तो मुख्य रूप से भारत में 3 पठार आते हैं। कौन कौन से, पहला आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि। उच्च भूमि अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब भी पठार ही होता है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब मध्यवर्ती उच्च भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत के मध्य में है। ठीक है, तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में 3 पठार शामिल है। कौन कौन से, तो पहला नंबर 1 पर है आपका मालवा का पठार। तो हमें मालवा पठार किस पठार का हिस्सा है, तो मध्यवर्ती उच्च भूमि का है। दूसरा है आपका है बुंदेलखंड पठार, ये भी मध्यवर्ती उच्च भूमि में आता है। और तीसरा है आपका बघेलखंड पठार, वह भी मध्यवर्ती उच्च भूमि में आता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार या बघेलखंड पठार किस पठार के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना होगा मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, हम सब आपको मैप के थ्रू बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका है आपका पूर्वी पठार। तो पूर्वी पठार भारत के पूर्वी क्षेत्र में है। इस पठार में भी 3 पठार शामिल हैं। कौन कौन से, तो पहला आपका है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार ये किसका हिस्सा है, तो पूर्वी पठार का हिस्सा है। और छोटा नागपुर के पठार की क्या विशेषता है, वहाँ क्या पाया जाता है, हमें इसको देखना है। दूसरा है आपका है मेघालय का पठार, और तीसरा है आपका जो आपका दंडकारण्य, जैसे हम बस्तर का पठार कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो मेघालय के पठार को शिलोंग पठार कहते हैं, और आपका दंडकारण्य और छोटा नागपुर पठार ये तीनों आपका पूर्वी पठार के अंतर्गत ही आते हैं, ये हमें जानना है। फिर आते हैं हम लोग दक्षिण भारत में चलते हैं, तो उसे हम कहते हैं दक्कन पठार। और दक्कन पठार में भी 3 पठार शामिल हैं। कौन कौन से, महाराष्ट्र का पठार, इसकी क्या विशेषता है ये हमें जानना है। दूसरा है आपका कर्नाटक का पठार, इसकी क्या विशेषता है ये जानना है हमें। और तेलंगाना का पठार क्या है, इसकी क्या विशेषता है ये जानना है। तो टोटल हमें 9 पठारों के बारे में पढ़ना है भारत में। तो 3 पठार के अंतर्गत टोटल 9 पठार शामिल हैं, इसे हमें पढ़ना है। दूसरा, पठार की एक विशेषता यह होती है कि पठार में ही सारे खनिज पाए जाते हैं। तो जितने भी खनिज जो है संसाधन पाए जाते हैं हमारे देश में, वो सब कहाँ पाए जाते हैं, तो वो सब जो है
किसमें, तो पठारों में ही पाए जाते हैं। ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। अब हम सब पठारों को अगर हम लोग एक मैप के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करते हैं, तो पहले हम इसको मैप के माध्यम से समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि सारे पठार की लोकेशन कहाँ है। जब तक हम लोकेशन नहीं जानते हैं तब तक हमारे दिमाग में वो बातें नहीं बैठती और हमें याद नहीं होता है। तो हम पठारों को सबसे पहले अगर हम एक मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी। आप लोग नोट्स में उसको बना भी लीजिएगा, जिससे आपको तैयारी आपकी अच्छे से होती रहे। ठीक है, अगर इसको हम साउथ इंडिया का अगर हम मैप बनाते हैं तो इसमें हमें बहुत आसानी से जो है इन पठारों के बारे में पता चल जाएगा कि वो पठार कौन कौन से हैं और वो पठार जो है कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इन पठारों को अगर हम मैप के माध्यम से देखें कि मैप में कौन पठार कहाँ कहाँ पर हैं, तो याद रखना सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो आपका ये वाला जो है इसे हम कहते हैं मालवा का पठार। ये हो गया आपका कौन सा पठार, ये हो गया आपका मालवा का पठार। ये वाला जो है इसे हम कहते हैं बुंदेलखंड पठार। ये आपका हो गया बुंदेलखंड पठार हो गया। और ये आपका कौन सा हो गया, तो ये आपका हो गया बघेलखंड पठार, बघेलखंड पठार। ठीक है, अब याद रखना इन तीनों पठारों को हम एक साथ अगर मिलाते हैं तो इन तीनों पठारों को मिला के हम कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था हम उसको मैप के थ्रू बता दिया मैंने। ठीक है, तो भारत में जो 3 पठार हैं जो है उसमें सबसे पहला मध्यवर्ती उच्च भूमि, और मध्यवर्ती उच्च भूमि में 3 पठार हैं, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। और तीनों जो है आप दिख रहे हैं, और चूंकि भारत के मध्य में है इसीलिए हम मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका पूर्वी पठार, उसमें भी 3 पठार आते हैं। कौन कौन से, तो आपका जो पूर्वी पठार है उसमें सबसे पहले पठार अगर हम बात करते हैं तो आपका ये वाला पठार हो गया छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार हो गया। ठीक है, ये वाला जो पठार है ये आपका है मेघालय का पठार, मेघालय का पठार हो गया। ठीक है, और ये आपका जो पठार हो गया इसे कहते हैं दंडकारायण पठार, दंडकारायण पठार, या इसी को कहते हैं बस्तर का पठार। अब इन तीनों पठारों को अगर हम मिला देते हैं तो इन तीनों पठारों को हम साथ में कहते हैं पूर्वी पठार। ये किसका हिस्सा है, तो इसको हम कहते हैं पूर्वी पठार। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहला पठार है मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा आपका है पूर्वी पठार हो गया। और पूर्वी पठार में 3 पठार का लोकेशन कहाँ है ये मैंने बताया है। तो पहले मैंने डायग्राम बताया और फिर मैंने इसको लोकेशन बताया। अब आप देख सकते हैं तो दंडकारायण ये है, छोटा नागपुर का ये है, और आपका मेघालय, ये तीनों किस में आते हैं, पूर्वी पठार का हिस्सा है। इनकी क्या विशेषता है हम 1 बाय 1 सबको देखेंगे। ठीक है, अब दक्कन पठार की अगर हम बात करते हैं तो दक्कन पठार में भी 3 पठार शामिल हैं। कौन कौन से पठार शामिल हैं इनको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका जो पठार है इसको कहते हैं महाराष्ट्र का पठार। नंबर 1 हो गया कौन सा, महाराष्ट्र का पठार। ये आपका हो गया कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। और ये हो गया आपका तेलंगाना का पठार। ठीक है, ये हो गया आपका तेलंगाना का पठार। अब इन तीनों पठारों को अगर हम मिला देते हैं तो इन तीनों पठारों को हम एक साथ में क्या बोलते हैं, तो इन तीनों पठारों को हम एक साथ बोलते हैं दक्कन का पठार, दक्कन का पठार बोलते हैं। तो मैंने मैप के थ्रू बता दिया और आपका जो है डायग्राम के थ्रू बता दिया, दोनों बता दिया। अब आप देख सकते हैं तीनों पठारों का लोकेशन यहाँ पे दिखाया गया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ आपका। पहला आपका है मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा आपका है पूर्वी पठार और तीसरा है आपका कर्नाटक का पठार। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में 3 पठार आते हैं। कौन कौन से, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। पूर्वी पठार में आपका छोटा नागपुर का पठार, दंडकारायण और आपका मेघालय का पठार। और आपका दक्कन के पठार में महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक का पठार आता है। इन जो है टोटल हमें 9 पठारों के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि यहाँ की क्या विशेषता है, कैसे है। तो मैं जो जो बताऊंगा आप लोग नोट करते रहेंगे, फिर आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि की, कि मध्यवर्ती उच्च भूमि में जो मालवा पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार हैं उनकी क्या विशेषता है और उनमें क्या क्या हमें जानना है और उनकी लोकेशन क्या है, हम बिल्कुल डायग्राम और मैप दोनों के तहत आपको हम बताएंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे,
मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि में 3 पठार आते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पहला पठार हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला नंबर 1 पर कौन है? मालवा का पठार। ठीक है, तो मालवा का पठार जो है इसकी क्या विशेषता है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल मैप के थ्रू बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले अगर मालवा पठार की अगर हम बात करते हैं तो मालवा पठार को अगर हम इसको मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो और आसान हो जाएगा और आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जो मालवा का पठार है उसकी लोकेशन कहाँ है? तो ये है आपका अरावली की पहाड़ी। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सी पहाड़ी? अरावली की पहाड़ी, जो राजस्थान, गुजरात से लेकर राजस्थान, दिल्ली तक है। और दूसरा आपका हो गया विंध्य पर्वतमाला, ये हो गया आपका विंध्यन पर्वतमाला। ठीक है, तो विंध्यन पर्वतमाला और जो है अरावली पहाड़ी के जो बीच का क्षेत्र है, इसी में जो है आपका मालवा का पठार स्थित है। अब जाकर के प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन देखोगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मालवा के का पठार कहाँ पर है या किन 2 पहाड़ियों के बीच में है, तो आपको बताना होगा अरावली और विंध्यन पर्वतमाला के बीच में मालवा का पठार स्थित है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। दूसरा, मालवा का पठार कहाँ पर है? तो मालवा का पठार 3 राज्य में है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट तो आपने नोट कर लिया, पहला पॉइंट यही होगा और मैं भी बनाते रहेगा साथ साथ में। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि पूछा जाएगा कि मालवा का पठार कहाँ पर है, तो आप बताएंगे अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में है। दूसरा, मालवा का पठार कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो दूसरा पॉइंट जो आप नोट करेंगे, ये बताएंगे इसमें, ये एमपी में है। ठीक है, ये राजस्थान में है, राजस्थान में है, और ये जो है आपका कहाँ पर है? तो इसका कुछ भाग गुजरात में भी फैला हुआ है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और कहाँ से अभी तक आया है वही हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हो गया कि मालवा पठार कहाँ पर है, आप बताओगे एमपी, राजस्थान और गुजरात में है। इसके बाद अब आगे क्या बताना है हमें? अगला पॉइंट क्या बताना है कि जो मालवा का पठार है वो उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है क्योंकि इस क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया के कारण, दरारी ज्वालामुखी क्रिया के कारण, तो महाराष्ट्र पठार से लेकर के और मालवा पठार तक एक काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो अगर पूछा जाए कि मालवा पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? बिल्कुल मैं मैप्स थ्रू बता रहा हूं। ठीक है, नदियां कौन कौन सी बहती हैं इस क्षेत्र में? तो इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है चंबल। ठीक है, अगर पूछा जाए कि चंबल किस पठार से होकर बहती है, तो याद रखना मालवा पठार से होकर बहती है। इसके अलावा इसी पठार में बहती है नदी है माही नदी, भी इसी क्षेत्र में बहती है। यही माही नदी है जिसको कर्क रेखा 2 बार काटती है। ठीक है, इसी क्षेत्र में आपका जो है काली सिंध, इसी क्षेत्र में आपका जो है छिपरा नदी, ये सब नदियां बहती हैं। तो कौन सी नदियां बहती हैं मालवा क्षेत्र में? तो मुख्य रूप से चंबल बहती है। ठीक है, इसके अलावा इस क्षेत्र में कृषि किसकी सबसे अच्छी होती है? तो इस क्षेत्र में कृषि होती है गेहूं की। मालवा का गेहूं बहुत फेमस है, आप लोग देखा होगा ऐड वैड आता है कि मालवा का गेहूं, तो मालवा का गेहूं बहुत फेमस है। ठीक है, जो इस क्षेत्र के बच्चे होंगे उनको पता होगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में चने की खेती होती है, इस क्षेत्र में सरसों की खेती होती है, इस क्षेत्र में मूंगफली की खेती होती है, इस क्षेत्र में ज्वार बाजरा की भी खेती होती है। तो मालवा पठार की ये विशेषता है। ठीक है, तो मालवा का पठार मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एमपी, राजस्थान, गुजरात में है। चंबल, माही यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। छिपरा, यहाँ गेहूं, चना, सरसों यहाँ की मुख्य फसल है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है और ये अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में स्थित है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये किस पठार की विशेषता है? तो ये मालवा पठार की विशेषता है। दूसरा, एक क्या कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों से, आप लोग एटलस में जाके देखिएगा भी, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मालवा का मैदान कहाँ है, मालवा पठार तो सबको रटा होता है, तो मालवा का अगर पूछा जाए मैदान कहाँ है, तो आप लोग एटलस में या नेट पर जरूर सर्च कर लीजिएगा। मालवा का मैदान है पंजाब में। ठीक है, तो मालवा जुड़ा हुआ मामला था इसलिए बता देता हूँ जिससे आप कंफ्यूजन मत होना आप लोग। तो मालवा का मैदान पंजाब में है, लेकिन मालवा का पठार कहाँ है? तो याद रखना ये राजस्थान,
एमपी और गुजरात में है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ इसकी क्या क्या विशेषता है मैंने बता दिया है, इसको जरूर नोट कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और मध्यवर्ती उच्च भूमि का जो दूसरा पठार है उसे हम कहते हैं बुंदेलखंड पठार। तो बुंदेलखंड पठार की इसी तरह से हम विशेषता मैप के थ्रू जान लेंगे तो हमारे लिए चीजें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पठार कौन सा है, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो आपका जो है ये हो गया आपका बुंदेलखंड पठार हो गया। ठीक है, अब बुंदेलखंड पठार की क्या विशेषता है इसको भी हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे। तो बुंदेलखंड पठार याद रखिएगा, ये आपका लोकेशन ये है। ठीक है, आपका जो है अगर इसको हम ऐसे मैप बीच में कर देते हैं तो याद रखना ये यूपी है और ये आपका ये एमपी है। तो यूपी के दक्षिणी क्षेत्र में और एमपी के उत्तर में आपका कौन सा पठार पड़ता है, तो आपका पठार पड़ता है कौन सा, बुंदेलखंड का पठार। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि बुंदेलखंड पठार कहां पर है, किस राज्य में है, तो बताएंगे एमपी के जो है उत्तर में और यूपी के दक्षिण में यह पठार स्थित है। पहला पॉइंट। इस पठार में मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो इस पठार में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की मुख्य नदियाँ कौन सी हैं, यहाँ पे कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो बताएंगे यहाँ की मुख्य नदी है बेतवा और यहाँ की मुख्य नदी है आपका कौन सी, केन। तो केन और बेतवा यहाँ की मुख्य नदी है किस कहाँ की, बुंदेलखंड पठार की। और केन और बेतवा जो है आपस में वहाँ पे जोड़ा भी गया है सिंचाई के लिए। अभी नदी जोड़ो योजना के तहत केन और बेतवा को जोड़ा जा रहा है, जिसमें एमपी और यूपी का दोनों का समझौता हुआ है और दोनों को फायदा होगा। यहाँ पर हमीरपुर का मैदान है, यहाँ पर महोबा, यहाँ पर झांसी, इन सब राज्यों को जो है फायदा होगा, सिंचाई के लिए किसानों को काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा इसकी क्या विशेषता है, तो बुंदेलखंड जो पठार है अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड पठार में देखा जाता है तो ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ये भी आपको याद रखना होगा कि सूखा प्रभावित क्षेत्र, यहाँ वर्षा कम होती है क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये दक्षिणी क्षेत्र है, तो पठार है, यहाँ पे वर्षा कम होती है, सूखा प्रभावित क्षेत्र ज़्यादा होता है। यहाँ की मुख्य फसल कौन कौन सी है, तो यहाँ की अगर मुख्य फसलों को देखा जाए तो यहाँ भी गेहूँ होता है, यहाँ भी चना भी होता है, यहाँ भी मोटे अनाजों की खेती की जाती है। गेहूँ, चना, मोटे अनाजों की खेती यहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो बुंदेलखंड पठार है, याद रखिएगा बुंदेलखंड पठार में जो आपका चंबल का जो आपका बीहड़ का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। बीहड़ उसे कहते हैं जो ऊंच नीची भूमि होती है, जिसे आपने सुना होगा चंबल के डाकू नाम सुना होगा, तो उस जो है ये पूरा क्षेत्र वही है। तो बुंदेलखंड पठार याद रखना सूखा प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पे कौन कौन नदियाँ बहती हैं, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा बुंदेलखंड यहाँ पर विकास अब तेजी से हो रहा है, यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहीं पर जो है आपका रक्षा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है यहाँ पे, तो उसमें कई जिले शामिल हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के, जो जैसे आपका जो है चित्रकूट हो गया, महोबा हो गया, ये सब जिले उसमें शामिल हैं। तो इस क्षेत्र का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो यहाँ वर्षा कम होती है, तो वर्षा कम होने की वजह से यहाँ पर जो है सूखा प्रभावित होने की वजह से कृषि में थोड़ा सा पिछड़ापन है, लेकिन जो धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हो रहा है और सरकार जो है यहाँ के बीहड़ को चौड़ीकरण करने का काम कर रही है। उस बीहड़ की जो मिट्टी है, जो ऊबड़ खाबड़ मिट्टी है, तो उसको जो है ठीक करने का प्रयास सरकार कर रही है। वो आगे और होगा, जिसमें एमपी और यूपी और केंद्र सरकार सबकी इसमें जो है भागीदारी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो पठार है मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत, वो आपका है बघेलखंड पठार। ठीक है, अब हम लोग बघेलखंड पठार को देखेंगे तो आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि का पठारों की विशेषताओं के बारे में पता चल जाएगा। तो जो तीसरा जो पठार है आपका किसके अंतर्गत, तो तीसरा पठार है आपका जो है मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत, वो आपका कौन सा है, तो उसे कहते हैं बघेलखंड पठार कहते हैं। ठीक है, अब बघेलखंड पठार की लोकेशन अगर हम देखते हैं कहाँ पर है, तो बघेलखंड पठार याद रखिएगा ये जो है किस किस राज्य में है, तो ये याद रखना ये एमपी में है, पहला पॉइंट, ये एमपी में है, ये छत्तीसगढ़ में है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में भी देखा जाता है और इसका विस्तार यूपी में भी देखा जाता है। यूपी का जो इलाहाबाद जिला है, प्रयागराज जिला जो है, जो आपका प्रयागराज जो आपका उसके बगल में आपका कौशाम्बी का क्षेत्र है, वहाँ पर याद रखना वो क्षेत्र बघेलखंड पठार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है,
अब बघेलखंड पठार में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बघेली भाषा बोली जाती है, वो भी हिंदी की एक उपभाषा मानी जाती है। ठीक है, अब बघेलखंड पठार का अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि इसकी लोकेशन कहाँ है, तो हम बता देंगे। दूसरा क्या है, यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है, तो यहाँ की मुख्य नदी आपकी कौन सी है, सोन नदी है। ठीक है, सोन यहाँ की सबसे मुख्य नदी है, जो आपका कहाँ से निकलती है, तो आपका जो है दंड, जो आप कहाँ पर, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और इसी क्षेत्र से होकर के बहती है। तो बघेलखंड पठार याद रखिएगा, यहाँ पर सोन नदी सबसे प्रमुख है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ भी लाल और आपका पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा वर्षा होती है इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर चावल की खेती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ चावल की खेती की जाती है। इसके अलावा यहाँ भी मोटे अनाजों की खेती की जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर याद रखिएगा इस क्षेत्र में बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं, जो आपका जैसे चूना पत्थर हो गया, कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर जो है डोलोमाइट पाया जाता है। तो बघेलखंड पठार में याद रखना जो है ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 3 राज्य में है। और नदी कौन सी है, यहाँ कृषि कौन सी होती है, मिट्टी कौन सी होती है, ये मुख्य है। लेकिन यहाँ पे खनिज कम पाए जाते हैं। खनिज जो पाए जाते हैं वो आपका पूर्वी पठार में और दक्षिण पठार में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और हम लोग जो है पूर्वी पठार के बारे में जानेंगे कि पूर्वी पठार में कौन कौन से पठार आते हैं और वो जो है उनकी क्या विशेषता है। ऐसे मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो हमें जो है याद हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पूर्वी पठार की बात करते हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पूर्वी पठार जो है भारत के पूर्वी क्षेत्र में है और पूर्वी पठार में 3 पठार शामिल हैं। कौन कौन से हैं, पहला आपका है छोटा नागपुर का पठार, दूसरा आपका है मेघालय का पठार और तीसरा आपका है दंड करायल पठार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छोटा नागपुर के पठार की। अगर बात करते हैं सबसे पहले हम उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये आपका मैप हो गया और ये आपका हो गया छोटा नागपुर का पठार हो गया। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार से पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर का पठार का विस्तार कितने राज्यों में है, तो याद रखना छोटा नागपुर जो पठार है ये कितने राज्य में है, तो याद रखिएगा इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो आपका है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में सबसे ज़्यादा विस्तार है इसका। इसके अलावा ये आपका इसका कुछ विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में, बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर भी इसका विस्तार है छोटा नागपुर के पठार का, बिहार में भी। और याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल में भी इसका विस्तार है, याद रखिएगा। तो छोटा नागपुर का पठार का विस्तार 4 राज्यों में है। ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो छोटा नागपुर का पठार में मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि खनिज का क्षेत्र है तो यहाँ लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इस पठार में कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो आप मैप भी देखिएगा, बगल मैंने मैप लगा दिया है और कौन कौन सा यहाँ पर जो है नदियां निकलती हैं अगर देखा जाए तो इस पठार में नदी निकलती है। सबसे पहले एक नदी निकलती है पूरब की ओर, जिसे हम लोग कहते हैं अजय नदी कहते हैं। यहीं से नदी निकलती है दामोदर, दामोदर नदी भी यहीं से निकलती है। बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार जो दक्षिणी बिहार है तो छोटा नागपुर के पठार से नदी निकलती है जो पूरब की ओर बहती है। उसमें एक नदी है आपका पुनपुन हो गया, एक नदी हो गया आपका फल्गु हो गया, फल्गु नदी हो गया। ठीक है, 3 नदियां कहाँ निकलती हैं, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं जो आपका बिहार में बहती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहीं पे नदी निकलती है आपका कौन सी, 3 नदी निकलती है जो है आपका उत्तरी कोयल नदी निकलती है यहीं से आपका जो है कौन नदी निकलती है, सुवर्णरेखा नदी यहीं से निकलती है जो आपका जमशेदपुर होते हुए बहती है। तो सुवर्णरेखा नदी भी कहाँ बहती है, तो सुवर्णरेखा नदी भी यहीं से निकलती है। कहाँ से, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, इसके अलावा अन्य विशेषताओं को अगर हम देखते हैं तो आप लोग ये मैप भी बना लीजिएगा, ये मैप बगल मैंने लगा भी दिया था तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो छोटा नागपुर के पठार में कई छोटे पठार भी शामिल हैं। तो छोटा नागपुर के पठार में एक पठार है आपका रांची का पठार। तो रांची का पठार जो है किस पर है, तो छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है। इसी में आपका कोडरमा का पठार है, कोडरमा। तो कोडरमा को हम अभ्रक की राजधानी कहते हैं। तो कोडरमा का पठार भी छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। इसी में जो है हजारीबाग का पठार भी है, हजारीबाग का पठार इसमें शामिल है जो उसके सब छोटे छोटे पठार हैं। ठीक है, याद रखना है। तो रांची, कोडरमा और आपका हजारीबाग का पठार छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर जो है भारत का 98%
कोल पाया जाता है, अर्थात कोयला पाया जाता है। तो भारत का 98% जो कोयले का उत्पादन होता है, जो क्षेत्र है वो कहाँ है, छोटा नागपुर के पठार में है, जो कई राज्यों में विस्तारित है। लेकिन पठार की हम बात करेंगे तो इस पठार में 98% कोयला पाया जाता है। इस पठार में अभ्रक पाया जाता है, अभ्रक, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। और अभ्रक जो कोडरमा को अभ्रक राजधानी भी कहते हैं। इस पठार में अगर हम बात करते हैं तो इस पठार में चूना पत्थर भी पाया जाता है, चूना पत्थर, ठीक है। इस पठार में अगर हम बात करते हैं तो इस पठार में मैग्नीज भी पाया जाता है, मैग्नीज, ठीक है, इस पठार में मैग्नीज भी पाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख जो है खनिज हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना वो छोटा नागपुर के पठार में ही पाए जाते हैं, ये बात याद रखना। यहाँ से कई नदियाँ निकली हैं वो भी हमें जानना, मैंने सब बता दिया है, याद रखना। इसके अलावा इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो चावल की खेती भी होती है, इस क्षेत्र में जो है अन्य प्रमुख फसलें भी होती है, जैसे आपका जो है आपका जूट की भी खेती होती है, लेकिन बहुत कम पैमाने पर होती है, लेकिन यहाँ पर होती है, ये भी आपको याद रखना होगा। और रांची के पठार में वर्षा भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा होती क्योंकि आपका जो है ये आपका बंगाल खाड़ी के नज़दीक है, ठीक है। याद रखना छोटा नागपुर के पठार की जो ये विशेषता है ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही सारा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम लोग किस पठार की, तो दूसरा पठार है आपका कौन सा, तो आपका है मेघालय पठार। इसको हम लोग कहते हैं शिलोंग का पठार कहते हैं। इसको हमें अच्छे से समझना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा से हमें अच्छे से देखने की जरूरत है कि अगर क्वेश्चन आए तो एग्जाम में गलत ना होने पाए। पहले आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा, ये जो पठार है आपका कौन सा, तो ये पठार है छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, मैं पहले बना देता हूँ। और जो दूसरा पठार है आपका, जो ये पठार है, ये आपका है मेघालय का पठार। ये हो गया आपका मेघालय का पठार। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले मेघालय, या इसी को हम कहते हैं शिलोंग का पठार, ठीक है। दो बातें हो गई। और ये कौन सा पठार है, ये आपका है छोटा नागपुर पठार, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, क्वेश्चन अगर आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए हाँ है, ठीक है, राइट होगा। क्यों होगा, तो याद रखना जब इंडियन प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही थी, तो जब उत्तर की ओर खिसकने की वजह से क्या हुआ, जब ये यूरेशियाई प्लेट से टकराई इंडियन प्लेट, तो याद रखना छोटा नागपुर के पठार से टूट करके ही मेघालय का पठार अलग हुआ है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो मेघालय का पठार याद रखिएगा किससे टूट के अलग हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना ये छोटा नागपुर के पठार से टूट के ही अलग हुआ है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि क्या मेघालय का पठार, ठीक है, क्या मेघालय का पठार छोटा नागपुर ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, हाँ है, पहला क्वेश्चन। अब गौर करना, यहाँ पे जो समझने वाली बात यह है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि जो मेघालय का पठार है इसमें 3 पहाड़ियां आती हैं। एक पहाड़ी का नाम है गारो, ठीक है, मैं पहले बना देता हूं। एक पहाड़ी का नाम है गारो पहाड़ी है। तो गारो पहाड़ी किसका हिस्सा है, तो याद रखना ये आपका मेघालय के पठार में आता है। गारो के बाद एक पहाड़ी है आपकी खासी पहाड़ी, ठीक है, और एक पहाड़ी यहां पर है आपका जयंतिया पहाड़ी। याद रखना गारो खासी जयंतिया, अगर इसे हम पूरब से पश्चिम की ओर चलें तो क्रम मिलाने को भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो पूरब से अगर पश्चिम की ओर चलते हैं तो पहले गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, और इन तीनों पहाड़ी क्षेत्रों को मिला के हम लोग कहते हैं मेघालय या शिलोंग का पठार कहते हैं, ठीक है। अब गौर करना, छोटा नागपुर के पठार के पास यहीं पर एक पहाड़ी है, उसका नाम है राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी कहते हैं, ये आपका झारखंड में पड़ता है, ठीक है, भागलपुर तक इसका विस्तार देखा जाता है। अब गौर करना बेटा, यहीं पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात यह है कि जो आपका छोटा नागपुर का पठार है और मेघालय का पठार है, तो छोटा नागपुर के पठार से ही टूट के मेघालय पठार बना हुआ है। तो मेघालय का पठार जो टूट के बना हुआ है, तो छोटा नागपुर के पठार और मेघालय पठार में जो ये गैप है, ये जो गैप दिख रहा है आपको, इतना बड़ा गैप दिख रहा है, इस गैप का नाम क्या है, तो इस गैप को कहते हैं राजमहल गारो गैप, ठीक है। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राजमहल गारो गैप, गैप कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में अगर पूछा जाए कि राजमहल गारो गैप कहाँ है, तो बताएंगे छोटा नागपुर के पठार और आपका मेघालय पठार के बीच में है।
जो याद रखना, इससे नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे लास्ट पहाड़ी है आपकी राजमहल और इधर सबसे लास्ट पहाड़ी आपकी गारो, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, राजमहल गारो गैप कहते हैं। इसी गैप को मालदा गैप भी कहते हैं, मालदा गैप कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि मालदा गैप कहाँ पर है, तो यही गैप है जो आपका राजमहल गारो गैप है, ठीक है। और याद रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसी राजमहल गारो गैप्स में ही गंगा नदी बहती है और इसी गैप्स में आप करके आके ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है, आकर के गंगा में मिलती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र इसी गैप से बह करके ही बंगाल खाड़ी में जाती हैं। किस गैप से, तो राजमहल गारो गैप या इसी को मालदा गैप कहते हैं, जो मेघालय और छोटा नागपुर पठार के बीच में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरा, जब इंडियन प्लेट टकराई यूरेशियाई प्लेट से, तो छोटा नागपुर के पठार से टूट के अलग हुआ मेघालय पठार, और मेघालय के पठार से टूट करके अलग हुआ एक और पठार, उसे कहते हैं कार्बी एनालॉन्ग पठार, कार्बी एनालॉन्ग पठार कहते हैं, ठीक है। तो कार्बी एनालॉन्ग पठार भी किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किससे टूट के अलग हुआ है, तो याद रखना ये मेघालय के पठार से टूट के अलग हुआ है, और मेघालय पठार छोटा नागपुर पठार से टूट के अलग हुआ है। तो कार्बी एनालॉन्ग पठार है कहां पर, कई लोग नहीं जानते होंगे, ये असम में है, ठीक है। और इसी पठार में एक पहाड़ी है मिकिर की पहाड़ी, मिकिर, तो मिकिर पहाड़ी अगर पूछा जाए कहां पर है, तो ये असम में है। और कार्बी एनालॉन्ग पठार कहां पर है, ये भी असम में ही है, जो छोटा नागपुर पठार से टूट के अलग हुआ है, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको हमें याद रखना होगा, यही सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज है, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है, और ये सब चीजें इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, इसीलिए इसको हमें बहुत अच्छे से जानना और बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और छोटा नागपुर पठार के बारे में देखेंगे। ये तो मैंने बता दिया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो छोटा नागपुर के पठार के बारे में अगर हमने जो विशेषता बताया, वैसे मेघालय पठार की और विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, अब इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे, ठीक है। अब कौन कौन सी विशेषता है, ध्यान देना। ये आपका है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो छोटा नागपुर के पठार में 3 पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, मैंने बता दिया, गारो, खासी और आपका जयंतिया। विशेषता क्या है, तो इस पठार में याद रखिएगा, पहला पॉइंट, यहां पर नाइट्रेट का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। नाइट्रेट का, जिससे यूरिया खाद बनती है, उर्वरक खाद बनती है, तो नाइट्रेट का उत्पादन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है, और यहाँ पर जो है रेट माइनिंग बहुत होती है। रेट माइनिंग मतलब यहाँ बहुत चर्चा में था, रेट माइनिंग यहाँ पर। तो लोग जो है छोटे छोटे बच्चों को जो है चूहे की तरह जो है होल बना करके और फिर कोयला निकालने काम करते हैं, उसे रेट माइनिंग कहते हैं। इसके लिए आपका मेघालय पठार बहुत फेमस है, ठीक है। इसके अलावा इस पठार में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। नाम सुना होगा मासिन राम और चेरापूंजी। तो मासिन राम और चेरापूंजी जो है ये खासी की पहाड़ी में पड़ता है। 2 गांव का नाम है मासिन राम चेरापूंजी। तो अगर एग्जाम पूछा जाए कि दुनिया में या विश्व में सबसे कौन सा ऐसा पठार है जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो मेघालय पठार है। गारो आपका जो है खासी पहाड़ी में ही मासिन राम और चेरापूंजी है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। अब गौर करना, यहां वर्षा ज्यादा क्यों होती है ये बता देता हूं मैं। तो जो याद रखना, जो खासी की पहाड़ी है ये आपका जो है अर्धचंद्राकार है। तो जब यहां से मानसून आता है, तो जब मानसून बंगाल खाड़ी का मानसून आता है तो अत्यधिक गर्म होता है हवा, और वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा करते हुए जब ये सीधे पहुंचता है, तो बांग्लादेश में कोई पहाड़ी है नहीं, तो उसको रोक नहीं पाती मानसून को, और सीधे मेघालय पठार में आकर के मानसून टकराता है। इसीलिए उसको मेघालय नाम क्या है, मेघों का घर अर्थात बादल का घर, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा आकर के बादल इकट्ठा हो जाते हैं। अब गारो जो खासी की पहाड़ी है ये कैसे है, अर्धचंद्राकार है, तो बादल आके इसी में फंस जाते हैं, तो निकल नहीं पाते हैं, ठीक है। और वहीं पर 2 गांव है मासिन राम और चेरापूंजी, इसीलिए सारे बादल वहीं पर वर्षा करते हैं, इसलिए दुनिया में सबसे अधिक वर्षा इसीलिए यहाँ पर होती है। अब एक विडंबना क्या है कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भी मेघालय पठार में होती है, और यहीं पर सबसे अधिक सूखा भी पड़ता है। विडंबना है, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, इंटरव्यू पूछा जाता है कि मेघालय पठार में दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होने के बाद भी ये सूखा क्यों है। तो चूंकि पठारी क्षेत्र है, ठीक है, तो जितना पानी बरसता है सारा पानी नीचे की ओर बह जाता है, इसीलिए पठार सूखा प्रभावित होता है। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। और याद रखिएगा
इस क्षेत्र में जो है नाइट्रेट और कोयले का उत्पादन होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता किसकी है? तो आपका याद रखना, ये आपका जो है मेघालय के पठार के, इसे शिलांग का पठार भी कहते हैं, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो आपका पूर्वी पठार में एक पठार कौन सा है? दंडकारण्य पठार, इसे हम बस्तर का पठार कहते हैं। तो याद रखना दंडकारण्य पठार कहाँ पर है? तो दंडकारण्य पठार की का लोकेशन ये है। ठीक है, पहले बात मैं आपको इसको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ये आपका कौन सा है? जिसे हम कहते हैं दक्कन, वो आपका बस्तर का पठार, या इसी को हम कहते हैं दंडकारण्य पठार कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें क्या हमें याद रखना होगा? तो दंडकारण्य पठार में अगर देखा जाए तो बस्तर के पठार में जो है, इसमें बस्तर का जो पठार है इसमें जो सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन होता है। यहाँ लोहे का उत्पादन ज़्यादा होता है, और यहाँ पर एक लोहे की पहाड़ी है, मतलब पहाड़ी है, खान का भी नाम है बैला डीला। बैला डीला, तो बैला डीला जो है ये एशिया की सबसे आधुनिक खान है। यहाँ मशीनों से लोहे का उत्पादन होता है। ठीक है, और जो यहाँ से लोहे का उत्पादन होता है वो जो है उड़ीसा के पारादीप और आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को कोयला, ये सारा लोहा चला जाता है। ठीक है, सारा मतलब क्या? निर्यात होता है। तो पारादीप और बैलाडीला जो है आपका, ये यहाँ से लोहा निकाला जाता है, और पारादीप और आपका विशाखापट्टनम से सारा जो है निर्यात किया जाता है। ठीक है, और आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सबको भी निर्यात होता है। तो याद रखना बैलाडीला क्या है? तो लोहे की एक खान भी है, पहाड़ी भी है, पहाड़ी भी है, मैं जरूर देखिएगा। तो ये पहाड़ी भी है और लोहे की खान भी है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो है याद रखिएगा मुख्य नदी कौन सी है? तो जो है इंद्रावती नदी है। या किसकी साइड नदी है? तो इंद्रावती, याद रखिएगा ये आपका जो है ये क्या कहते हैं, गोदावरी की साइड नदी है। ठीक है, यहाँ की मुख्य नदी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ भी लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इस क्षेत्र में चावल की खेती ज़्यादा होती है, और चावल की खेती के लिए इसके उत्तर क्षेत्र में याद रखिएगा यहीं पर आपका महानदी बेसिन है, तो यहाँ चावल खेती ज़्यादा होती है। और ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे दंतेवाड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर बस्तर है, यहाँ पे नक्सल प्रभावित भी क्षेत्र है, और ये पूरा जंगल से ढका क्षेत्र है। ठीक है, और इस क्षेत्र में याद रखिएगा लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस क्षेत्र में टीन का उत्पादन होता है, और टीन का उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ में ही होता है भारत में, और टीन का उत्पादन कहीं नहीं होता है। केवल एक राज्य है आपका छत्तीसगढ़ जहां टीन का उत्पादन किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद रखना। दंडकारण्य पठार को आपका बस्तर का पठार भी कहते हैं, जो पूर्वी पठार का हिस्सा माना जाता है। तो पूर्वी पठार में हमने जो है छोटा नागपुर के पठार को पढ़ा, मेघालय के पठार को पढ़ा, और हम लोग जो है दंडकारण्य या बस्तर के पठार को पढ़ा। इसकी विशेषताओं को जाना है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दक्कन पठार के बारे में जानेंगे। तो जो दक्कन का पठार है, याद रखिएगा दक्कन के पठार में भी 3 पठार शामिल हैं। पहला आपका है महाराष्ट्र का पठार, दूसरा है कर्नाटक का पठार, और तीसरा है आपका तेलंगाना का पठार। इन तीनों पठारों को हम लोग कहते हैं दक्कन का पठार। अगर सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को देख लेते हैं, तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका है महाराष्ट्र का पठार, ये पूरा हो गया आपका महाराष्ट्र का पठार। ये हो गया आपका कर्नाटक का पठार, और ये हो गया आपका तेलंगाना का पठार। तो ये महाराष्ट्र हो गया, ये कर्नाटक हो गया, और ये तेलंगाना हो गया। इन तीनों पठार को हम मिला के क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं दक्कन का पठार कहते हैं। तो हम लोकेशन भी जानना है जरूरी है कि कौन सा पठार कहाँ पर है, और तब इसकी हम विशेषता को जानेंगे। ठीक है, अब अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो याद रखना जो महाराष्ट्र का सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 महाराष्ट्र के पठार की। तो आप लोग डाल लेना हेडिंग महाराष्ट्र का पठार के बारे में। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, जो महाराष्ट्र का पठार है याद रखिएगा ये आपका पश्चिमी घाट पहाड़ी है, और पश्चिमी घाट पहाड़ी के बाद में ही महाराष्ट्र का पठार स्थित है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया? तो ये हो गया आपका महाराष्ट्र का पठार। अब महाराष्ट्र के पठार की अगर विशेषता देखी जाए तो इसकी एक एक विशेषता को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहली विशेषता को हम लोग जानते हैं कि यहाँ से कौन सी नदी बहती है। तो याद रखना यहाँ से नदी बहती है जो है आपका कौन सी? गोदावरी। यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है,
और आपका इसी पठार से होकर के बहती है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, गोदावरी नदी। दूसरा, इस क्षेत्र में मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो इस क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। अब काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है, इसको हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। तो काली मिट्टी यहाँ क्यों पाई जाती है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। याद रखिएगा, जब इंडियन प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही थी तो इसलिए यहाँ पर दरारी ज्वालामुखी हुआ था। तो दरारी ज्वालामुखी उसे कहते हैं कि विस्फोट नहीं होता है, जब दो प्लेटें दूर हटती हैं तो नीचे का मैग्मा ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ गौर करिएगा, ये आपका है प्लेट है, ठीक है, ये हो गया आपका प्लेट हो गया, और इसके नीचे जो है, याद रखिएगा, इसके नीचे होता है आपका जो है मैग्मा होता है, ठीक है। इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे होता है आपका जो है मेंटल होता है, तो मैग्मा होता है। तो जो नीचे है उसे हम कहते हैं मैग्मा कहते हैं। यही मैग्मा जब ऊपर आ जाता है और ऊपर आकर के ये फैलने लगता है और अलग अलग परतों फैलता है, इसलिए इसको हम ट्रैप कहते हैं। तो जो ऊपर फैल जाता है मैग्मा, तो इसको हम कहते हैं लावा कहते हैं, ठीक है। जब धरातल के नीचे मैग्मा होता है और धरातल के ऊपर आया तो इसको हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। अब इन दोनों में ठंडा पहले कौन होगा? तो चूंकि लावा के ऊपर वायुमंडल है तो और धरातल के ऊपर लावा है, तो लावा जल्दी ठंडा होगा, और जल्दी ठंडा हो जाएगा तो इससे चट्टान बनती है बेसाल्ट की, ठीक है। कौन चट्टान बनती है? बेसाल्ट की। और मैग्मा देर से ठंडा होगा, तो मैग्मा के देर से ठंडा होगा तो इससे चट्टान बनती है ग्रेनाइट की चट्टान बनती है। अब दोनों में कठोर कौन है? तो ग्रेनाइट चट्टान कठोर है। हमारे घर में जो सिलबट्टा होता है वो किसका बना होता है? तो वो याद रखना, वो ग्रेनाइट का बना होता है। इसीलिए जब मसाला पीसते हैं तो उसका उसमें अंश शामिल नहीं होता है, पत्थर उसमें घिसता नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, मैग्मा जो है उसके ठंडा होने से क्या बनता है? तो ग्रेनाइट बनता है। तो ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ भी पाई जाती है महाराष्ट्र में। जो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं बनाई गई हैं वो सब इन्हीं पहाड़ियों को, ग्रेनाइट पहाड़ियों को काट के बनाया गया है। इसीलिए अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं आज भी अपने रूप में विद्यमान हैं, उनमें कोई अंतर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि सब ग्रेनाइट की बनी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र पठार में जो है लावा जब फैल गया इस क्षेत्र में, तो लावा ठंडा होकर क्या बन गया? बेसाल्ट बन गया। और बेसाल्ट जो है ये इसके टूटने से, जब कोई चट्टान अपनी जगह पे टूट जाती है तो उसे अपर्दन कहते हैं, और अपर्दन की इंग्लिश होती है बेदरिंग, ठीक है। तो टूटने से बनती है काली मिट्टी बनती है। तो काली मिट्टी याद रखेगा, ये बेसाल्ट के टूटने से बनती है। तो एग्जाम में याद रखेगा, काली मिट्टी के 5 नाम है, एक नाम नहीं है, काली मिट्टी के 5 नाम। कौन कौन से नाम है? पहला नाम तो काली मिट्टी है। दूसरा, इस मिट्टी में कपास ज्यादा होता है, इसीलिए इसे हम कपासी मिट्टी कहते हैं। 2 नाम, इस मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं रेगूर मिट्टी कहते हैं। तीसरा नाम, इसी मिट्टी को लावा मिट्टी कहते हैं और इसी मिट्टी को बेसाल्ट मिट्टी कहते हैं। तो काली मिट्टी के 5 नाम है। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर नाम चेंज कर देगा, ठीक है। दूसरा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज्वालामुखी क्रिया के कारण ही महाराष्ट्र का पठार बना हुआ है, इसीलिए यहाँ काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इस क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है इस पठार में। इस पठार में अगर बात करते हैं तो यहाँ गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है। इस पठार में फलों की खेती बहुत अच्छी होती है। इस पठार में जो है देखा जाए तो प्याज जैसे सब्जी की खेती बहुत बहुत अच्छी होती है। नासिक प्याज बहुत फेमस है। यहाँ पर फलों में देखा जाए तो अंगूर खेती बहुत अच्छी होती है। इस क्षेत्र में जो है क्या कहते हैं, नारंगी खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो याद रखना, जो आपका मेघालय, ये क्या कहते हैं, महाराष्ट्र का पठार है, इसमें किसका बना हुआ है? तो याद रखना, लावा पठार से बना हुआ है। और चूंकि जब वो क्या कहते हैं, ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो कई परतों में निकलता है। जब कई परतें होती हैं तो उसी को ट्रैप कहते हैं। तो इस बार जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था 2024 का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि जो दक्कन ट्रैप के जो आपका परतें हैं उनकी मोटाई कितनी है, वो क्वेश्चन आया हुआ था। तो वो मोटाई वही पूछा गया था, क्योंकि अलग अलग परतों में है, इससे उसको हम ट्रैप कहते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो याद रखना, महाराष्ट्र पठार की क्या विशेषता है मैंने बता दिया, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यही सारा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग आपका कौन से पठार की? तो बात करेंगे हम लोग कर्नाटक पठार की। तो कर्नाटक पठार की क्या विशेषता है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपका कर्नाटक का पठार ये है, ठीक है। और कर्नाटक का पठार अगर बात करते हैं तो कर्नाटक के पठार में एक पठार और शामिल है, उसे हम लोग कहते हैं मैसूर का पठार, ठीक है।
तो कर्नाटक पठार याद रखिएगा, कर्नाटक के पठार में अगर बात किया जाए तो इसको इसमें जो है एक मैसूर का पठार भी शामिल है, मैसूर पठार शामिल है, और इसी में एक बंगलुरु का पठार भी शामिल है, बंगलुरु पठार भी शामिल है। ठीक है, इस पठार की सबसे अगर बात की जाए नदी कौन सबसे महत्वपूर्ण है, तो इस पठार में नदी बहती है कृष्णा, इस पठार में नदी बहती है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी बहती है जो इस पठार की सबसे प्रमुख नदी है। पहला पॉइंट हो गया। इस पठार का विस्तार कहाँ तक है, तो मेनली अगर देखा जाए तो कर्नाटक में इसका विस्तार ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसका आंध्र प्रदेश में विस्तार देखा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कर्नाटक पठार में है। इस पठार में भारत में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है, भारत का 60% लोहा कर्नाटक पठार में ही पाया जाता है, इसीलिए लोहे के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है, वो भंडार में नंबर 1 पे कौन है, तो कर्नाटक है। पहला पॉइंट। इस क्षेत्र में कोलार नामक जो है सोने की खान भी है, तो याद रखना यहाँ पर आपका जो है सोना का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन 98% सोने का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक पठार में होता है, इसीलिए कर्नाटक सोने के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पर है। इस पठार में याद रखिएगा, इस पठार में अगर देखा जाए तो इस पठार के ऊपर जो है कई पहाड़ियाँ शामिल हैं, बाबा बोदन की पहाड़ी है, इसी पठार में देखा जाए सिमोगा पहाड़ी है, इसी पठार में देखा जाए तो आपका कुद्रेमुख पहाड़ी है, इसी पठार में देखा जाए तो यहाँ पर चिकमंगलुरु की पहाड़ी है जिसमें लोहे का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और इसी पठारी के ऊपर कॉफ़ी की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो कर्नाटक के पठार में कॉफ़ी खेती होने की वजह से ये सबसे प्रथम स्थान पर है कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक। तो कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 पर है, लोहा में नंबर 1 पर है, सोना में भी नंबर 1 पर है। ठीक है, इसके अलावा इसी पठार में रेशम का उत्पादन होता है, तो रेशम उत्पादन में भी कर्नाटक का पठार नंबर 1 पर है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर सोना उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इस पठार में खनिज बहुत महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। तो बाबा बोदन की पहाड़ी, सिमोगा की पहाड़ी, कुद्रेमुख की पहाड़ी, इन सब के बारे में मैं आगे बताऊंगा। अभी यहाँ केवल हमें इतना याद रखना होगा कि इस पठार में लोहा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो याद रखना इस पठार में जो है ये रेशम, कॉफ़ी, लोहा और सोना, ये चारों में नंबर 1 कर्नाटक पठार है, इसको नोट कर लेना। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये मैप बना के जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला जो पठार है आपका कौन सा है, तो अगला है आपका तेलंगाना का पठार, जो तेलंगाना राज्य में है, क्योंकि तेलंगाना राज्य जो है किससे अलग हुआ है, तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, 2 जून 2014 को अलग हुआ है। ठीक है, अब गौर करिएगा आप लोग। ठीक है, ये आपका है कौन सा पठार, तो ये आपका है तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना का पठार तेलंगाना राज्य में स्थित है। यहाँ की जो मुख्य नदी है वो आपकी है कृष्णा, यहाँ से नदी बहती है कृष्णा। यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ मिट्टी पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ मिट्टी पाई जाती है आपकी लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे कृषि कौन होती है, यहाँ कृषि होती है चावल की, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वर्तमान में चावल उत्पादन में तेलंगाना नंबर 1 पर हो गया है। नया डाटा जो आया है उसमें चावल उत्पादन में तेलंगाना नंबर 1 पर है, पश्चिम बंगाल 2 पे पहुँच गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस पठार में चावल के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोटे अनाजों की खेती भी बहुत ज़्यादा की जाती है। ठीक है, इस पठार में यूरेनियम का उत्पादन होता है, यूरेनियम का उत्पादन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पठार में अभ्रक का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और इस पठार में अगर देखा जाए तो अभ्रक उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर इसीलिए था। ठीक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। और इस पठार में अगर देखा जाए तो इस पठार में चूना पत्थर का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये सब बहुत चीज़ें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना तेलंगाना पठार में क्या विशेषता थी, कर्नाटक पठार की क्या विशेषता थी, और महाराष्ट्र पठार की क्या विशेषता थी, मैंने बता दिया। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं दक्कन का पठार कहते हैं। तो बिल्कुल हमने मैप के थ्रू आपको चीज़ों को बताया है। वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छा या बुरा जो भी करते हैं, जिससे आपको, तो उससे हमारा हौसला ही बढ़ता है। अगर आप लोग अच्छा कमेंट करते हैं तो हौसला और बढ़ता है। अगर आप लोगों को कोई कमी लगती है, हम कमेंट करते हैं, तो उसको हम निगेटिव नहीं लेते हैं, उसको हम इम्प्रूव करने के लिए लेते हैं कि हमारी क्लास हम और अच्छा आप लोगों को प्रोवाइड कराएं, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से आप तैयार हो जाए, आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। दूसरा क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं जो फीस नहीं दे सकते हैं,
गरीब बच्चे हैं लेकिन उनको भी आईएएस बनने का हक है, आईएएस वो भी बन सकते हैं, ठीक है, वो भी अधिकारी बन सकते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि आप लोगों को ये बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई इसमें वो चार्ज नहीं है। आप यूट्यूब पे देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि जो आपका भारत का जो 6 भागों में मैंने बांटा है, पहली क्लास में बताया था प्राकृतिक रूप से या फिजिकल रूप से, उसमें आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़े हैं। कल हम लोग पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे और साथ में जो है आपका तटीय मैदान के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अलग अलग टॉपिक हम लोग चलते रहेंगे और आपको सारा टॉपिक मिलता रहेगा। लिस्ट बना हुआ हमारे चैनल पे, जाके देख लीजिएगा। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। हमारे साथ जुड़िए आप लोग। ओके, थैंक यू, जय हिंद।